अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जो राब्ते हैं वो जारी हैं। आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, कुछ हुकूमती रहनुमा ये बात कर रहे थे कि शायद आज दोनों ऐवानों में से किसी एक ऐवान में 27वीं आईनी तरमीम पेश की जाए, और उसको मशरूत किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC के इजलास के में जो फ़ैसला होना था उस हवाले से। लेकिन कल जो पीपल्स पार्टी का फ़ैसला सामने आया, उन्होंने आर्टिकल 243 में तरमीम के अलावा बाकी जो नुकात थे उन पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि इस पर मज़ीद जो मुशावरत है वो होनी है। और आज पीपल्स पार्टी की CC का इजलास जारी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेटजी और जो फ़ैसला होगा उसका ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ साथ आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके जो ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडर का मामला है उस हवाले से दरख्वास्त भी की है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो फराहम कर दिया गया है। तो अभी अपोजिशन का हक़ है कि जो अपोजिशन लीडर का नाम दिया गया है उनको नोटिफाई किया जाए, और यही मामला सेनेट के अंदर भी है। लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें चल रही हैं, जो मौलाना साहब ने हुकूमत से ड्राफ्ट भी मांगा है, और इसी तरह PTI भी ये मुतालबा कर रही है कि हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है, और यही मुतालबा मौलाना साहब का भी है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। और ये जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते ही ये तरमीम ऐवान के अंदर पेश की जाए, उस पर क्या पेशरफ्त है। हमारे साथ मौजूद हैं सम्मर हारून बलोर साहिबा, शेला रज़ा साहिबा और हुमायूं मोहम्मद साहब। आपसे शुरू करेंगे समर साहिबा के हुकूमत के हवाले से जो बातें चल रही थी कि शायद आज तरमीम पेश की जाए। फिर डार साहब ने सेनेट के अंदर भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक नुक्ते पर आ गए हैं, बाकी जमातों से बात करनी है। लेकिन कल जो पीपल्स पार्टी की CC का इजलास था, उन्होंने तो तकरीबन एक नुक्ते के अलावा बाकियों को अभी तक तो रिजेक्ट ही किया है या उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी बाकी नुकात पर भी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बहुत पुरानी, बहुत देरीना जमात है और बहुत मंजी हुई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखने वाली जमात है। उनको पास उनका पूरा राइट है कि उनको जो भी अमेंडमेंट्स में कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो क्लैरिटी चाहते हैं या वो अपने मेंबर्स के साथ उस पर मुशावरत के लिए वक्त चाहते हैं, तो वो उनको दिया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि जैसे पहले हम बहुत सारी बातों पे एक कंसेंसस रीच कर गए थे, ऐसा कंसेंसस जिससे किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और हम एक स्टेप फॉरवर्ड भी ले सकें, तो हमारी इस अभी भी उम्मीद ये है। डार साहब ने ये बात भी क्लैरिफाई की थी कि ये मुसवदा पहले सेनेट में जाएगा, वहाँ पे जब ये डिस्कस होगा उसमें तरामीम होंगी, फिर ये नेशनल असेंबली में आएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हमने मुल्क को एक सिम्प में लेके जाना है, उसमें हमें कोई डेडलाइन नहीं मीट करनी। लेकिन शैला साहिबा, कल सबकी नज़रें पीपल्स पार्टी की तरफ थीं और आज भी यकीनन आप ही की तरफ हैं कि क्या फ़ैसला आना है। उस पर एक नुक्ते के अलावा बाकी नुकात पर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तो उसमें तो आईनी अदालत भी है जो पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है, COD में भी उसका जिक्र था। तो क्या आप समझती हैं कि आज ये मामला हल हो जाएगा, या जो सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है उस पर पीपल्स पार्टी कम से कम लचक नहीं दिखाएगी? अच्छा, देखिए, जहाँ तक मामला है NFC का और 18वीं तरमीम का, उसको तो पार्टी जो है नून लीग, उसके सीनियर लोगों ने कह दिया कि उनको नहीं छेड़ा जा रहा। अब रह गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और 243 और इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी तकर्री का मामला। इन पे मसाइल हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है, मुझे भी जाहिर है कि देखिए, कोई भी हुकूमत का डॉक्यूमेंट हो, जब तक हुकूमत की अपनी कैबिनेट उसे पास नहीं करती, हम क्योंकि उनके सपोर्टर हैं तो हमारे पास आया वो, और हम एक बड़ी पार्टी हैं जिसके बजाय, जिसको इत्मीनान में लिए बग़ैर ये नहीं हो सकता कुछ भी। और हमारा जो उनके साथ माहिदा है वो कोई DPO वगैरह का नहीं है पंजाब के लेवल पे। हमारा उनके साथ यही है कि आप जो भी लेजिस्लेशन करें तो उसको आप हमारे से बग़ैर नहीं कर सकते कि आप सिंपल मेजॉरिटी पे किसी दिन कर लें पास, हमें दिखाएं। तो ये जो मामला है इसको भी जब वो उन्होंने एक तो आप कह सकते हैं कि एक एजेंडा जो है वो चेयरमैन से डिस्कस किया होगा और सदर साहब से, जिसको चेयरमैन ने पब्लिक किया और लोगों को उस पर अपनी राय आमा
राय आमा एक जो है वो डेवलप हुई कि लोग क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। फ़ौरन जो है वो केपी से असद कैसर साहब ने कहा कि एनएफसी पे और इस पे हम नहीं वो करेंगे, और हम वो वाहिद पार्टी हैं जिसने इस पर अपनी सीईसी को भी कॉल किया। हाँ। तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो हम पहले भी 26वीं आईनी तरमीम में भी जा रहे थे, लेकिन पीटीआई की तरफ से बेंच का मामला आया था और मौलाना वगैरह ने उसे सपोर्ट कर लिया था। वो आपने देखा कि उसमें मसाइल रहे। अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो है, लेकिन जैसे कि चेयरमैन चाह रहे हैं कि तमाम सूबों से उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जजेस की, और उसके अलावा जो है एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एक तो ये होगा कि चारों सूबों से ज़हीन तरीन और काबिल तरीन लोग सामने आएंगे, और दूसरी बात जो है वो ये होगी कि ये मसला नहीं होगा कि फ़लाँ जज ने हमें ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये भी सफ़र हमने ही किया है कि हमारी तरफ से फिर ये आवाज़ आई कि हमारा डोमिसाइल कमज़ोर है। तो जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उन की जो है वो सज़ा बनती नहीं थी लेकिन उन्हें हटाया गया। इस तरह और बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको बेहतर करने के लिए ज़रूरत है कि एक रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, और इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे भी ज़रूर यकीनन कि एक बात रही होगी कि कैसे होना चाहिए, जुडिशल कमीशन हो, उसके अलावा उसमें रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी। तो ये सब चीज़ें जो है वो खुल के आई होंगी। बाकी 243 पे तो कहा है कि हमें मसला नहीं है। तो जब तक मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास से नहीं आएगा उस वक्त तक टेबल नहीं होगी, कैबिनेट में भी नहीं जाएगी। हुमायूं साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम के माहौल आपके सामने है। सेनेट और कौमी असम्बली में जो था 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जहां पर बिलावल साहब को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, तमाम नुकात सामने लाए, आप समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम के मुकाबले में बड़ी मुख्तलिफ है, या कम से कम इस पर बहस हो रही है, या पीपल्स पार्टी ने जैसे एक नुक्ते की मंजूरी दे दी और बाकियों पर फैसला आज होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नाज़िर साहब, इस तरह है, मैं ओवरऑल जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे होते हो ना, और जब आप उसमें कोई 10, 15, 20 शिकों को बदल रहे होते हो, और मैं इसको 26 और 27 को मैं इकट्ठे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे अभी शैला रज़ा साहब ने कहा, जैसे हर एक कहते हैं कि जी, जैसे फैसल वावड़ा हमेशा से कहते आ रहे हैं, जैसे बाकी लोग हैं वो कहते आ रहे हैं कि ये चीज़ें, तो अब आप देखते हो एक पैराडाइम शिफ्ट देखते हो कि किस तरफ हो रहा है। मैं मिसाल दे देता हूँ कि 2001 में जब चीज़ें बदली थी, उसमें पैराडाइम शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स लोकल बॉडीज़ की तरफ, ठीक है, और वो जो अंग्रेज़ों के दौर से चली आ रही थी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट सिस्टम, उसको एबॉलिश करके एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिस्टम की तरफ चला गया था, क्योंकि एक वो पूरा पैराडाइम शिफ्ट उस तरफ जा रहा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 2013 में जो 18th अमेंडमेंट आया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सहल हासिल बहस हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, विच इज़ गुड थिंग। ठीक है। और फिर उसके अंदर जो पैराडाइम शिफ्ट आया था वो था डिवोल्यूशन ऑफ पावर का। ठीक है। हाँ, इट स्टॉप्ड इन द मिडवे, मतलब इट स्टॉप्ड ऑन द फर्स्ट स्टॉप, पहले स्टेशन के बाद आगे नहीं गया। ठीक है। उसको आगे जाना चाहिए था टुवर्ड्स दैट थिंग। इसमें चेंजेस आ सकती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप बजाय लेट्स से पैसा एमपीएस को देने के बजाय, एमएनएस की देने के बजाय, आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं आप उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट डालें, सो दैट देयर इज़ नो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और उनको पैसा टाइम से मिलता रहे। तो देयर आर सोल्यूशंस, लेकिन वो सोल्यूशन आईनी सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन जो है उसके गवर्नेंस के सोल्यूशन है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक इस दफा जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है वो है कमांड एंड कंट्रोल का, कि कमांड एंड कंट्रोल किसके पास होगी। अब देखिए, आपके पास एक कंट्रोल है या कमांड है, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं। कहां से चैलेंज कर सकता हूं? आप हुकूमत है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं थ्रू द कोर्ट्स। ठीक है। आपने वहां पे वो लाइन काट दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके बाद या कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको हम उर्दू में मतलब तरीके से आप कह सकते हैं आईनी अदालत, ठीक है, आप वो बना रहे हो।
ठीक है। अब उसमें यह है कि अब जजेस, इस दफा जो जजेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले जो जजेस जिस तरह से लगते थे वो अच्छा तरीका था। तो शैला साहबा का पॉइंट दुरुस्त है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, मुझे नहीं पता इनके असल तहफ़्फ़ुज़ात क्या चीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो उसमें जिस तरीके से पहले जो जजेस लगते थे वो भी गलत था। उसमें ये होता था कि मैं अपने उधर से प्रैक्टिस से या अपने जो क्या कहते हैं उसे चैम्बर से मैं लोगों को कर लेता, विच इज रॉन्ग। लेकिन उसको ठीक करने के लिए ये जो कर रहे हैं उससे ज्यादा गलत काम है कि अब क्या हो रहा है, अब आपकी जो जुडिशियल क्या कह सकते हो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, उसमें अगर आप नंबर देखें ना, उसमें मुख्तलिफ नंबर है। उसमें जजेस भी हैं, उसमें लॉयर्स भी हैं, उसमें ऑपोजिशन भी है और उसमें गवर्नमेंट भी है। लेकिन जब आप नंबर्स देखें तो यहां पे आपको पता चलता है कि जो गवर्नमेंट वाले लोग होंगे उनके नंबर ज्यादा है। तो चाहे ऑपोजिशन उसमें अगर सारे के सारे ऑपोजिशन इंक्लूडिंग जजेस मिला के भी ना कहना तो वो तब भी बात मान जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप लोगों ने एक किस्म का एग्जेक्टिव जुडिशरी ले आई है, जिसको आप दाएं बाएं भी आप कर सकते हो, लगा भी आप सकते हो, निकाल भी आप सकते हो। अब मुझे बताओ वो जज कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा पार्ट ऑफ इट है वो जो जिसको हम 18th अमेंडमेंट के रेफरेंस से करते हैं। देखिए 18th अमेंडमेंट में जरूर कुछ खामियां होंगी, कोई ह्यूमन मेड, लेकिन उसको मैनेज करने का ये तरीका नहीं है कि आप उसको रिवर्स करो, आप उसको फर्दर डिवॉल्व करो, आप उसको फर्दर बेहतर करो। एजुकेशन लेने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। लेकिन अगेन मैं बात बता रहा हूं, इनके पीछे जो सोच है ना, वो सोच कुछ और है। अच्छा 243 की बात कर ले तो 243 हो ना हो उससे कोई प्रैक्टिकल फर्क नहीं पड़ता। आज कौन सा हमारी चॉइस से कुछ हो जाता है? इलेक्शन कमिश्नर को मैं लगाऊं, ये लगाए, वो लगाए, इलेक्शन कमिश्नर ने वो करना है जो उसको कहा जाता है कि करो। मेरे कहने पे या इनके कहने पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे नहीं। जितनी धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन करा रहा है, जितनी धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन करा रहा है। इलेक्शन कमीशन के पीछे फोर्स कुछ और है। चलें ठीक है, हुमायूं साहब अगर इजाज़त दें तो एक नुकता तो ये भी, कमेटियों में पीटीआई कहीं भी नहीं है, ना सेनेट के अंदर ना कौमी असम्बली के अंदर। इस पर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। समर साहबा, हुमायूं साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब जो 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की बात की जा रही है, मुशावरत की बात की जा रही है, वहाँ पर पीटीआई का एक मुतालबा ये भी है कि हमें नहीं मालूम कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है या ड्राफ्ट क्या है। दूसरा कि ये मामला जो है वो पार्लियामेंट की दोनों जो कमेटियां हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं सेनेट की और असेंबली में, उसमें आना है। उसमें पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, उन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं। तो क्या हुकूमत इरादा रखती है कि पीटीआई से भी कोई बैठ जाए, बातचीत हो या उनको ऑन बोर्ड लिया जाए? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेटस में हमारे लिए फ़र्क है। एक हमारी इत्तेहादी जमात है जिनके साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम लेजिस्लेटिव बिजनेस उनके साथ पहले शेयर करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, उनका इनपुट लेंगे, फिर उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेकर आएंगे। इनके साथ हमारी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन ये जो तरमीम है या जो शिके भी हैं जो आपस में जब रिफाइन करके जब ये पेश की जाएंगी तो ये छुप लुक के तो नहीं होंगी, ये रात के अंधेरे में नहीं होंगी, ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में आएंगी, डिबेट के लिए आएंगी, फिर उसको सेनेट में कमेटी उस पर बात करेगी। इनके इस्तीफे तो दिए हुए हैं इनकी पार्टी ने, लेकिन वो इस्तीफे अभी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली ने मंजूर नहीं किए हुए। तो एक स्टेप फॉरवर्ड ये भी आ जाए, इनकी बहुत सारी बातों पर इनको इख्तिलाफ है या इनका एहतजाज है, ये विद रिस्पेक्ट उनका एहतजाज सही होगा, उनका अपना एक नज़रिया है। तो आए, जो जगह है जहाँ पे उस पर गुफ्तगू हो सकती है, जहाँ पे ये अपना ओपिनियन से, इनके ओपिनियन से कोई फ़र्क पड़ सकता है, उस फोरम पे आए, उस फोरम पे बात करें, हम इनको स्ट्रांगली वेलकम करेंगे। लेकिन शैला साहिबा, कल मैं बैरिस्टर अकील साहब का एक बयान देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमसे एजेके हुकूमत के हवाले से मदद मांगी है और हमने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो उनसे सवाल हुआ कि क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पहले 27वीं आईनी तरमीम में आपको सपोर्ट करे तो फिर आप उनको एजेके में सपोर्ट करेंगे? तो उनका जवाब था कि जाहिर है इत्तेहादी हैं, कुछ लेन देन तो होगी, ये ताख़ीर इस वजह से तो नहीं हो रही। अकील ने 2-3 ऐसी बातें की जिससे मैं समझती हूँ कि वो
फेडरल मिनिस्टर होकर से एक दफ़ा उसने कहा कि डंके की चोट पे पास कराएंगे, फिर यही कहा। फिर एक इनके और है सीनियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा हाँ सेहत को वापस लेना चाहिए, पोलियो फैल रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं कि पोलियो प्रोवेंशियल सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। लेकिन देखिए आईनी तरमीम, आइन एक अलग चीज़ है, हुकूमतें आनी जानी चीज़ है। हमारी तो पूरी लड़ाई आइन के लिए ना। हम क्यों 18वीं तरमीम पे बात कर रहे हैं? इसलिए कि आइन का वो बुनियादी तरीक़ा था कि जो कंकरेंट लिस्ट थी उसका पीरियड जो था वो कुछ ईयर्स के लिए था। लेकिन भुट्टो साहब ने खुद अपनी हुकूमत को चौथे साल ख़त्म किया और उसके बाद चाहे जो भी चीज़ है, चाहे उसमें कोटे का मसला था या कंकरेंट लिस्ट थी, उसको आने वाले लोगों को सही करना चाहिए था ना। लेकिन ज़िया चिमटा पहले उससे, फिर ज़िया ने MQM बनाई, वो भी क्या कहते हैं फेडरल लेवल पे आ गई, हर हुकूमत में होती है। तो वो कोटे सिस्टम पे रोती तो रही, लेकिन उसने इस फेडरल सब्जेक्ट को कभी फेडरल में उठाया नहीं। तो इसी तरह ये चीज़ भी सही होनी थी, लेकिन जाहिर है आइन की और डिक्टेटर की तो दुश्मनी होती है ना। तो जो हमें पहला मौका मिला, हम 126 लोग थे और इतना बड़ा ऐवान 346 का उस वक्त था, तो हमने इसको किया। देखें तरीक़ा यही है, अगर मैं किसी से जो तरीक़े पे चलने की डिमांड कर रही हूँ ना, तो उसे भी तो अपने तरीक़े पे आना पड़ेगा। जो कश्मीर का मामला है, इस पे आइन वाला मसला नहीं है, उसमें मामला कुछ और है। उसमें नून लीग ये चाह रही थी कि फ़ौरन इलेक्शन हो, लेकिन हमने उनको वही समझाया जो हमने पहले समझाया था। जी हाँ बिल्कुल, वो सवाल यही बातें जब किसी का दिल चाहेगा वो असेंबली ख़त्म कर देगा और आप कहेंगे इलेक्शन। तो हुमई साहब, अब मौलाना साहब के साथ आप लोगों ने मुलाकात भी की, 26वीं आईनी तरमीम में भी आपने उनको ऑन बोर्ड लिया था, तो क्या अभी मौलाना साहब से आपको कोई उम्मीद है? देखिए इस तरह है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि बात करी थी कि जी हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। हाँ। देखिए 26वीं तरमीम के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कम अज़ कम मेरे ख्याल में 8 महीने बहस हुई थी ना 26वीं तरमीम पे। नहीं मैं 26 पे भी हुई थी, 6 महीने 8 महीने। आप शायद सो रहे आप महीने या घंटों की बात नहीं कर रहे हैं? महीने घंटे तो हुए नहीं थे ना। अच्छा। असल तो महीनों में बातचीत हुई थी। मौलाना साहब के घर में या इनके घर में या उनके घर में तो डिस्कशंस होती ही नहीं थी, सब पार्लियामेंट में हुई थी और अभी भी इसी तरह ही होगा। और हमें सारा पता है कि हम खुद बना रहे हैं ना, जो PMLN वाले ये सारा कुछ बना रहे हैं, उनको पता है कि इस वक्त हमने क्या क्या शेक करना है। खुदा का खौफ करे जी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी शैला साहबा ने कहा है कि जो हेल्थ वापस लेने की जो बात थी उसमें जो कहा था कि जी ये तो पोलियो जो है, आपको पता है इस वक्त एज ऑफ नाउ सिंध में ख़ासतौर पे कराची के एरिया में HIV 10,000 केसेस, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो गई है। 10,000 केसेस मजाक है, साइड के एरिया फलाना। अभी एक हॉस्पिटल का नाम आया है कि जे उस हॉस्पिटल के अंदर वो है और वो कहते हैं ये शुरुआत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हेल्थ अगर मेरे पास होता तो शायद किसी भी जगह पे होता, वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसको रिवर्स करने से हेल्थ ठीक नहीं होगा, बल्कि उल्टा। क्यों? असल तो एग्जीक्यूशन तो फिर भी सूबे में होगी ना। तो जब सूबे में एग्जीक्यूशन हो रही है तो आप उसको वापस सेंटर में क्यों लेकर जाओ, उसको फर्दर डिवॉल्व करो ताकि वो बेहतर हो, ना कि ये करने के लिए। मैं आपको एक प्रिंसिपल बता देता हूँ, इन दोनों का आपस में सिर्फ लेन देन है। इस वक्त ये लोग एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं कि मुझे ये दे दो मैं ये कर लूंगा। वो एक नुक्ता जो था ना, उस नुक्ता में इन दोनों की हिम्मत ही नहीं थी कि बात करें। लेकिन सर ये तो कैबिनेट में ही नहीं है। उस भाई मेरे जनाब लेन देन लेन देन है, ठीक है ना। आप मेरे कंधे पे खड़े होके फल तोड़ रहे हो। हाँ। भाई मैं तो फल नहीं तोड़ रहा ना, लेकिन कंधा तो मैं नहीं दिया हुआ ना चोरी करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि यार ठीक है, वो अच्छे वाले 3 फ्रूट मुझे दे दो, उसके बाद तुम अपने लिए जो करना है वो कर लो। देखिए ये सारी चीज़ें इनका मेन चीज़ है। हाँ। एंड ये आज से नहीं है। ये जब इनकी बारियां लगती थी, वो बारियां लगती यही थी कि ये WWF की तरह नूरा कुश्ती। अब नूरा पहले से ही नाम है, हमने तो नहीं डाला ना नूरा कुश्ती।
अब ये बेसिकली वो चीज़ हो रही, दे आर जस्ट, इन्होंने, आपने बड़ी सही जगह पे हाथ रखा था नाव से, मुझे लगता है आप बड़े बहुत ज्यादा समझते हैं। मैंने सिर्फ पॉइंट उठाया, आपने वो पॉइंट सही उठाया। मसला आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हुकूमत का है कि ये भाई हमें दे दो, फलाना भी हमें दे दो, उसकी वजह से हम ये करके ये चीज़ें करेंगे। ये एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अगेन, मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इट इज़ अबाउट कि मेरे हिस्से में कितनी चीज़ें आएंगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। समर साहब, अब जी शेरा साहब, मुझे उस वक्त ये आपकी जो मेज़बानी है ये महंगी पड़ गई। चलें। अच्छा देखिए, बात ये है कि हम जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियों का रुख हमारी तरफ होता है। और मैंने यही कहा था कि आप जब दूसरों से तरीक़े और कायदे की बात कर रहे हैं तो क्या आप कायदे में हैं? आपके दूसरों को आप लेन देन कह रहे हैं, आप सिर्फ लेन ही लेन में, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। बाहर का विजिट हो आपको चाहिए, सैलरी हो आपको चाहिए, रोजाना आने का जो अलाउंस है, डेली अलाउंस ड्यूरिंग द सेशन, वो आपको चाहिए। आप आएंगे, गंद मचाएंगे, चले जाएंगे। दे क्या रहे हैं आप? दे क्या रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है कि स्टैंडिंग कमेटीज में बैठे, आप जिसकी चेयरपर्सनशिप आपको मिली है वहाँ करें। देखिए, जो 18वीं तरमीम भी है ना, उसका भी तरीका यही हुआ था कि पहले आप उसको दोनों हाउसेस में जो है वो पेश करेंगे, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी, जैसे कैबिनेट में पहले वो पेश, कैबिनेट से पास हुई, फिर सेनेट में आई, सेनेट में जब वो पेश हो गई तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी को चली गई। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद उसने उसे पास किया। और ये भी होता है कि इन द मेन टाइम जो है ना, आपने उसको नेशनल असेंबली में भी पेश कर दिया। तो ब्रॉडर एक्सपेक्ट के लिए फिर ये होता है कि दोनों कमेटीज को मिलाकर एक लार्जर कमेटी बना दी जाती है और वो वहाँ पे उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, चाहे वो कितना भी टाइम ले। फिर वो दोबारा जो है वो सेनेट में जाएगी, वहाँ से जब पास हो जाएगी तो फिर नेशनल असेंबली में आएगी। फिर आप दोबारा उस पर आप उस पर बात करते रहे, नहीं हम इसमें किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाहर बैठ के कहेंगे तुम अच्छे, ये बुरा, मैं बहुत प्यारा, ये नहीं चलता। इसमें आपको पूरा काम करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, कश्मीर में 4 महीने 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर हमने यही रीत डाली कि भाई जिसने दिल चाह जब उठ के असेंबली डिसॉल्व कर दी, जबकि उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो था उसके मेंबर थे पंजाब में और वो 99.9% ये कह रहे थे कि डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन डंडे जूते से आपने उनको करा लिया और उसके बाद आपने कहा इलेक्शन तो ये खेल नहीं है। 3 वजीर जो है, ये आप देखें किसी की तरफ उंगली जब आप करते हैं कि आप वजीर आजम पे वजीर आजम बदले जा रहे हैं, डिलीवरी 0, तो ये अवाम के साथ मजाक नहीं है। तो वहाँ पे जो है उसको पहले पटरी पे चलाना होगा, फिर उसके बाद डिसॉल्व करके आपको इलेक्शन करवाना होगा। हुकूमत कुछ नहीं होती है। हुकूमत, हम 18 लोगों के साथ ऑपोजिशन में बैठ चुके हैं, एक बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े लीडर। ठीक है समर साहब, अब जो आज स्पीकर साहब से इन्होंने मुलाकात भी की है, जो पीटीआई का एक मुतालबा है कि हमने दस्तखत भी दे दिए, तो आप अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नोटिफाई कर दें, तो आप समझते हैं कि इसमें ताख़ीर की कोई वजह है, जब तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड जो नंबर है वो भी हासिल कर चुकी है पीटीआई? तो आई थिंक कि अगर इनके नंबर्स वगैरह पूरे हों, इन्होंने रिटर्न में दे दिया हो, तो कोई इतनी इसमें डिले की वजह नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक अनकरीब आप देख लेंगे कि इनके जो भी हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों हाउसेस में वो नॉमिनेट भी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने एक बात की थी, उसका मैं एक शॉर्ट सा जवाब दे दूं। ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बैटल लड़ रहे हैं और हम लोग मफाद परस्ती की सियासत कर रहे हैं। तो ये जो अगर आईनी जंग लड़ रहे हैं, ये आईन पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, तो वो कैसे लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं? अडियाला में लड़ रहे हैं, अडियाला के बाहर सड़क पे लड़ रहे हैं, नेशनल असेंबली के बाहर कैमरों के सामने असेंबली लगा के लड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जंग चाहे जितनी भी मुश्किल हो, वो पार्लियामान के अंदर लड़ी जाती है। और अब सबको पता है, लोगों को इन बातों पे ये धोखा नहीं कर सकते, हर चीज़ कैमरे और टिकटॉक के लिए नहीं होती। तो ये अगर पार्लियामान की बात करते हैं, अगर आइन की बात करते हैं, तो आइन की लड़ाई तो उनको पार्लियामेंट हाउस के अंदर लड़नी पड़ेगी, रोडों पे नहीं लड़ सकते। लेकिन एक आखिरी सवाल होगा आप लोगों से कि अब यहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम भी चलें, कानून साजी होती रहती है, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है, जो स्पीकर साहब ने कमेटी भी तश्कील दी थी, क्या हुकूमत इरादा रखती है कि कोई सियासी इस्तेकाम की तरफ पीटीआई को ऑन बोर्ड लें, कोई मुज़ाकरात हों? खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में
जहाँ तक आज तक की जो मेरी इत्ला है, चीफ मिनिस्टर साहब के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात के बावजूद वो एक अमन जिरगा कर रहे हैं एंड एटलीस्ट हुकूमती पार्टी का इरादा है कि वो उस जिरगे में उनके साथ शराकत करे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हुकूमत के मामलात हों या जो सूबे के मामलात हैं वो हम आपसी इस चपकलिश में उसको वो कर दें। डेफिनेटली हमारी तरफ से ये बात नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने सोशल मीडिया की जो वॉरियर्स हैं ना, उनको अपीज करने के बजाय ग्राउंड रियलिटीज के साथ और जो ग्राउंड पे गवर्नेंस है उनको फोकस करना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं ना कि अदालती अहकामात होने के बावजूद एक सूबे के वजीर आला को खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। देखिए, सूबे के वजीर आला ने जब रात को छुप के मीटिंग की थी तो अपने अदालती अहकामात भी वहाँ पे पेश कर देते, वहाँ पे अपनी बातें कर देते। अगेन मैंने आपको कहा है ना कि वो कैमरों के सामने तो उनकी मसला नहीं हल होने वाला, या वो आए प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठें संजीदा तरीके से, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें। तो इस तरह का बिहेवियर नहीं हो सकता कि आप लोगों को उधर दिन में मुंह पे थप्पड़ मारे और रात को कहें कि जी अब मेरे साथ मेरा मसला हल। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शेला साहब, आपसे भी एक आखिरी सवाल होगा कि अब पीटीआई बार बार ये मुतालबा कर रही है कि अपोजिशन लीडर को नोटिफाई किया जाए, फिर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सियासी इस्तेकाम के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि बैठना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी? डायलॉग के तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि नून लीग ने भी मुखालफत की हो, क्योंकि मैं ख़ुद स्पीकर साहब के किरदार की बहुत तारीफ़ करूँगी। जब भी इन्होंने बात की, मैं ख़ुद पार्लियामेंट्री एडवाइज़री कमेटी में हूँ और सारी बात वहीं सबसे पहले होती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, ये कुछ भी कर लें। जैसे 26वीं पे कह रहे थे कि बहस नहीं हुई, हाँ देर से शुरू हुई लेकिन पूरी हुई। आपकी पार्टी की अमेंडमेंट्स थी, ये जो आईनी बेंच है ये उन्हीं की तरफ से था, लेकिन अगर आप असेंबली में बैठते, असेंबली में बैठ के तरीक़ाकार करते तो और बहस हो सकती थी। आप खुद किसी के घर पे थे और आपने खुद उनको खूब बड़ा बना दिया था, जबकि आप उनके बहुत मुखालिफ थे पहले से मौलाना साहब को। तो बात मैं यही कहना चाह रही हूँ कि होती रहे हैं डायलॉग्स, लेकिन वो जब किसी नतीजे पे पहुँचने लगते हैं तो वो अडियाला के सिमत जाते हैं और वहाँ से सबुटाइज हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ टाइम गेनिंग है। अदालती अहकामात के बावजूद अगर सीएम मैं तो इसकी मुखालफत करूँगी, उनको बिल्कुल जो राइट्स हैं बानी पीटीआई की एज प्रिजनर वो देने चाहिए, उनकी मुलाकात होनी चाहिए, इन मामलात के लिए अदालत में नहीं जाना चाहिए, ये मैं इसकी शदीद मदम्मत करूँगी। और दूसरी बात जो है वो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये सारी वक्त गुजर जाएंगे, आसान बात नहीं होती। कुछ लोगों को यूँ प्लेट में रख के चीज़ें मिल जाती हैं कि आप MNA, आप सेनेटर हैं, आप MP हैं, लेकिन जैसे भी मिले आपके लोगों की आप पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और अपने ज़मीर से पूछना चाहिए हर एक को कि वो एज मेंबर सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली का अपना किरदार सही अदा कर रहा है, क्या वो सही अपने लोगों को जो है सर्विसेज दे रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का। ठीक है हुमायूं साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम की तरह क्या पीटीआई एहतजाज करेगी, बाइकॉट करेगी, या आप इसमें अपना किरदार अदा करेंगे? मेरा ख्याल है कि 26वीं तरामीम के अंदर द रीज़न बीइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, क्योंकि उस वक्त लोग अगवा हो रहे थे, लोगों के ऊपर ये हो रहा था क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे। अब नंबर पूरे हैं तो वी विल बी इंशाल्लाह ताला इन द पार्लियामेंट, इनके नंबर पूरे हैं, ये याद रखें, ठीक है। अभी बात हो रही थी कि जी ये जो सारी चीज़ें जो चेंज होती हैं, ये चीज़ें चेंज होती हैं, ये हमेशा पार्लियामेंट में होती हैं। दुनिया की हिस्ट्री में 3 बड़े मेजर चीज़ें चेंज हुई हैं, एक बिल ऑफ राइट्स, एक वोटिंग राइट्स और एक सफरेज मूवमेंट जो औरतों के लिए था। ये तीनों चीज़ें अवाम ने स्टार्ट की थी, फिर जाके उसमें चेंजेस आई थी। बाकी इन्होंने बिल्कुल सही कहा, किसी को प्लेट में मिल जाते, किसी को वसीयत मिल जाती है, चीज़ें इसी तरह ही हैं, साहबाज चीज़ें हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वसीयती हैं और या फिर बाय डिफ़ॉल्ट हैं। आपके रगों में वो खून है तो ठीक है, आपके रगों में वो खून नहीं है तो आप उल्टे लटक जाओ, सुबह से रात तक काम करो, आप उधर ही खड़े रहोगे, हाथ बांधे रहोगे। उसके बच्चे जिनके पोतड़े आपने बदले होंगे उन्हीं के पीछे आप खड़े होगे, क्योंकि वो आपको सियासत सिखाएंगे। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि बतख के बच्चे को तैरना कौन सिखाए, वो तो आपको सिखाएगा। कमेटी में वापस जा रहे हैं सर? अब एक मिनट मुझे अलाउ कर लेना, अलाउ कर लो। कुछ 2 हफ्ते लगे थे वसीयत ढूंढने में, एक मिनट है,
आधा कराची और पाकिस्तान टूट गया था, आधा पाकिस्तान कराची की जाए कि 2 हफ्ते कहते हैं नसीहत मेरे किसी काम की नहीं, मैं तो इंतकाम लूंगा। ये चीजें होती हैं जो प्लेट में रखे करने वाले करते हैं, और जो वसीयत वाले होते हैं ना वो अपनी लाश सामने रखते हैं, वो अपनी लाश सामने रखते हैं और मुल्क के लिए निकल पड़ते हैं। हो रहे हैं ना, उनके हुकूमतों का मकसद है हमारा बंदा रहे। 2 हफ्ते मुल्क टूटता रहा है। जिस दिन वसीयत मिल गई ये पाकिस्तान खप्पे, बिल्कुल नहीं टूटा। उससे पहले क्या कुछ नहीं टूटा, क्या कुछ नहीं टूटा, सोयम पे हो चुका। आप है ना नए आए ना, तो आपको पता नहीं है। सोयम पे बिल्कुल हो गया था, और ये उससे पहले भी ये पहली लाश नहीं थी, ये पहली लाश नहीं, कुछ टूट गया था। अच्छा पहली लाश नहीं थी, मेरी बात सुने, उससे पहले कोड़े भी है ना, उससे गलत कहूं सही कहूं मुझे बोलने जी उमैर साहब आप बात मुकम्मल करें। मैं आपको, अगर हम लोग वाकई इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं, ये बाकी चीज़ें एक गवर्नेंस का इशू है, वो अपनी जगह है। हाँ। आइन को तब्दील करने के लिए हमें बहुत सोच समझ के आइन को बदलना चाहिए। तो सर आप कमेटियों में जा रहे हैं, जो मेरा सवाल है। सुन ले, देखिए मैं ये समझता हूँ कमेटियों में अगर फर्ज करे जाएंगे ना, 2 बंदे पीटीआई से जाएंगे या 3 बंदे चले जाएंगे, 4 बंदे पीएमएलएन से चले जाएंगे, 5 बंदे पीपल्स पार्टी से चलेंगे, 2-2 करके 20 बंदे होंगे। 20 बंदे, चलें ठीक है। ये एक मिनट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पूरे हाउस को कमेटी बनाना चाहिए, और उसमें से हर एक इंसान को बोलने की इजाजत देनी चाहिए। ठीक है। चाहे उसको ये भी ना पता हो कि गवर्नर फेडरल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन वो बोले जरूर। आप उसको रोक तो नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते, लेकिन जहाँ बोलने की जगह वहाँ नहीं आएंगे, टीवी पे आ जाएंगे बगैर कुछ पढ़े, किसी जगह आ जाएंगे, लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ नहीं आएंगे। चलें ठीक है। समर साहब आपका, शैला साहबा, उमैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, अब देखें कि पीपल्स पार्टी का फैसला सीसी के इजलास के बाद क्या सामने आता है, और हुकूमत का फैसला ये इजलास में पेश करने के हवाले से क्या सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।